ओके बच्चों, आप लोग काइंडली मुझे बता दो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर आ रही है। कोई बच्चा मुझे जल्दी से मैसेज कर दे। ओके, चले ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम अपनी बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसकी टिप्स बता देता हूँ ताकि आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री कवर करने में ज़्यादा मसला ना हो। पहली चीज़ ये कि बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपको किसी एक बुक से नहीं मिलेगा, ये आपको डिफरेंट बुक से मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने अपनी सिर्फ एक मेन बुक जो कि सत्य है उसको आपने कंसीडर करना है, और उसी बुक के ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आप लोगों की वो आप लोगों ने मेंशन करनी है। अब मोस्टली जो सिलेबस है वो आपका सत्या से भी कवर होता है, और मोस्टली सिलेबस आप लोगों का जो है वो लिपन कॉर्ड से भी कवर होता है। लेकिन आप लोगों के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो डिफरेंट मॉड्यूल में भी मोस्टली सिलेबस जो है वो सत्या का है, और दूसरे मॉड्यूल के अंदर मोस्टली सिलेबस जो है वो लिपन कॉर्ड का है। खैर बहरहाल आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप लोग जो है वो सत्या को मेन कंसीडर करते हो या लिपन कॉर्ड को, लेकिन यही दो बुक्स ही आपकी मेन होंगी। तीसरी बात यह कि जो चीजें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, मतलब ये कि जो कि डिफरेंट बुक से अंदर मिलेंगी, वो फिर आप लोगों ने अपने स्टिकी नोट्स बना लेने अपनी मेन बुक के ऊपर, ताकि फिर आपको प्रॉफ के दिनों में, आपके मॉड्यूल के एग्जाम्स के दिनों में फिर डिफरेंट बुक ओपन ना करनी पड़े। सिर्फ एक ही मेन बुक होगी, वहीं पर आपके नोट्स बने हुए होंगे और आप लोगों ने कवर कर लेना। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि बायोकेमिस्ट्री जो है ये आपकी थोड़ी सी डिफर जो है वो डिफिकल्ट है। कि वैसे है आसान, लेकिन बायोकेमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है ये थोड़ी सी डिफर जो है वो आप लोगों को तंग करेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन जब आप लोग सेल्फ स्टडी करने लगोगे तो थोड़ा सा आपको जो है वो टाइम लगेगा, आपको जो है समझने में मुश्किल होगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसे जितना इजी हो सके मैं आप लोगों के लिए बायोकेमिस्ट्री इजी कर। और तीसरी बात यह कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर समझने वाला कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने रट्टा लगा लेने, एज सच वैसे ही याद करने हैं। और कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो कि समझने वाले हैं। अब मिसाल के तौर पर जिसमें अगर कोई मैकेनिज्म्स हैं तो वो तो आप लोगों ने समझने हैं। अगर कोई केमिकल उसकी नेचर है या कोई केमिकल जो है वो रिएक्शन हो रहा है, तो उसके स्टेप्स जो है वो फिर आप लोगों को फिंगर टिप्स पर याद करने हैं बस। और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री आपकी कुछ भी नहीं। ओके जी। तो ये तो हो गया आप लोगों की वो गाइडलाइन कि आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री को कवर कैसे करना है। अब आप लोगों का एक टॉपिक है जी प्रोटीन। जी प्रोटीन आपका इंतहाई अहम टॉपिक है, और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आपके मॉड्यूल के एग्जाम्स में जी प्रोटीन से क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा। इसमें से एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे और एससीक्यू भी पूछा जाएगा। ओके जी। अब बेसिकली हम पहले ये बात देखते हैं कि जी प्रोटीन को पढ़ने से पहले हम इसका पीछे बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर जी प्रोटीन की जरूरत क्या है। देखिए, जी प्रोटीन का जो है ना वो टोटली लिंक है सेल की सिग्नलिंग के साथ। अब सेल की सिग्नलिंग के लिहाज किस तरह से, अब आपकी सेल की सिग्नलिंग में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी केमिकल नेचर जो है वो लिपिड्स की तरह से होती है। तो अगर उनकी केमिकल नेचर लिपिड की तरह से है तो साफ जरा वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद वो सेल के अंदर आ जाएंगे और जो उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होगा वो कर लेंगे। लेकिन आपके कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी केमिकल नेचर लिपिड्स की नहीं होती। और आप लोग ये सारे जानते हैं कि अगर कोई प्रोटीन इन नेचर हो तो वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगा तो वो अपना सिग्नल कैसे सेल तक पहुंचाएगा। तो उसके लिए फिर आपके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। और उन रिसेप्टर्स में से आपके फिर कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि जी प्रोटीन के साथ लिंक होते हैं। और फिर यही जी प्रोटीन फिर फर्दर जाके आपकी सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करवाते। तो इन शॉर्ट हमने अभी क्या सीखा कि जो जी प्रोटीन है वो रिसेप्टर के साथ लिंक होती है,
और जी प्रोटीन फर्दर जाके सेकंड मैसेंजर सिस्टम की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगी और फिर वही सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है फिर जो है सिग्नल जो है वो फिर सेल के अंदर पहुंचाएंगे। ये सारी चीजें आप लोग इसके मैकेनिज्म के अंदर जब मैं आपको जी प्रोटीन समझा दूंगा तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जी प्रोटीन को हम जी प्रोटीन क्यों कहते हैं। जी प्रोटीन को हम इस वजह से जी प्रोटीन कहते हैं क्योंकि जी प्रोटीन के साथ ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड हर वक्त अटैच होता है। जी प्रोटीन को हम जी प्रोटीन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके साथ जो है एक न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड जो है हर वक्त अटैच रहता है। अब जी प्रोटीन की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा और गैमा। और ये तीनों सब यूनिट मिलके जी प्रोटीन बनाते हैं। अब अगर मैं जी प्रोटीन की बात करूं तो जी प्रोटीन की फिर फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास होती है जी प्रोटीन एस। जी प्रोटीन एस का फंक्शन क्या होगा कि ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगी। दूसरी जी प्रोटीन होती है हमारे पास जिसको हम जी आई कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा कि ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी। तीसरी जी प्रोटीन होती है जीपीएलसी कहते हैं जिसका काम ये होगा कि वो फास्फोलाइपेज सी एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगी। अब ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम और फास्फोलाइपेज सी एंजाइम ये बेसिकली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इन सारी चीजों को एक बार कंपाइल कर देता हूं क्योंकि ये आप लोगों ने चीजें फर्स्ट टाइम पढ़ी हैं तो आपका माइंड सैचुरेट हो रहा होगा, तो इसीलिए एक बार मैं इसे कंपाइल कर देता हूं। जी प्रोटीन को जी प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि जी प्रोटीन के साथ हर वक्त जो है एक न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड अटैच होती है। जी प्रोटीन की 3 टाइप्स होती हैं। एक वो टाइप होती है जिसको हम जीएस का नाम देते हैं जो ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगी। दूसरी इसकी एक टाइप होती है जीआई जिसका काम क्या होगा कि वो ग्वानाइलेट साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट करवाएगी। और तीसरी टाइप होती है जी प्रोटीन की जिसे जीपीएलसी कहते हैं जिसका फंक्शन क्या होगा फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करवाना। अगर मैं जी प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और गैमा सब यूनिट। आई होप कि ये बातें तो आप लोगों को समझ आ चुकी हैं। अब आप लोगों ने सिर्फ इस डायग्राम को देखना है और मेरी बातों को सुनना है, फिर उसके बाद मैं एंड के ऊपर इस सारी चीजों को कंपाइल कर दूंगा और फिर आप लोगों से सुनो। देखिए जी प्रोटीन हमेशा जो है ये एक सेल के रिसेप्टर के साथ अटैच रहेगी। अब होगा क्या कि इस रिसेप्टर का मालिक्यूल जिसे हम कहते हैं लाइगेंड, याद रखना आप लोगों ने एमबीबीएस में आके रिसेप्टर और रिसेप्टर का लाइगेंड, लाइगेंड वो सब्सटेंस होता है, वो मॉलिक्यूल होता है जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाता है। तो ये 2 टर्म्स आपने याद रखनी है, लाइगेंड और रिसेप्टर। तो होगा क्या कि लाइगेंड आके रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। अब जब ये रिसेप्टर के साथ अटैच होगा तो लाइगेंड और रिसेप्टर इन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट के साथ जो कि नॉर्मली जीडीपी लगी होती है, ग्वानिन डाइफॉस्फेट लगी होती है, जब लाइगेंड और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये क्या कराएगा कि ये अल्फा सब यूनिट के जो अल्फा सब यूनिट के साथ जो ग्वानिन डाइफॉस्फेट लगी होती है उसको रिप्लेस करवा देगा ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट के साथ। जब ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट जो है जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट के साथ अटैच होगा तो फिर फर्दर क्या होगा? फर्दर होगा ये कि जी प्रोटीन आपकी एक्टिवेट हो जाएगी।
जब जी प्रोटीन आपकी एक्टिवेट हो जाएगी तो फिर फर्दर क्या होगा कि जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट है वो अपने दोनों सब यूनिट के साथ सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट है ये फिर आगे क्या करेगा कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ जो एंजाइम्स होगा, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम, उसको एक्टिवेट कराएगा। जब एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जो है ये एटीपी को यूज करते हुए साइक्लिक ईएमपी बनाएगा। ये साइक्लिक ईएमपी जो है ये बेसिकली एज अ सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करेगा और ये फिर सेल के अंदर जाके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा, वो भी हम बाद में स्टडी कर लेंगे। अब मैंने ये जितना कुछ बताया एक बार मैं दोबारा कंपाइल कर देता हूँ। ओके, बेसिकली आपकी जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं और उसका जो अल्फा सब यूनिट होता है उसके साथ नॉर्मली जीडीपी गुआनिन डाइफॉस्फेट अटैच होती है। लाइगेंड आएगा, लाइगेंड आके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, लाइगेंड और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स करेगा क्या? ये कॉम्प्लेक्स करेगा ये कि जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट के साथ जो जीटीपी लगा हुआ उसको रिप्लेस कर देगा गुआनिन ट्राइफॉस्फेट के साथ। जैसे ही जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट के साथ गुआनिन ट्राइफॉस्फेट अटैच होगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट है वो सेपरेट हो जाएगा और यही अल्फा सब यूनिट सेपरेट होने के बाद ये आपका एंजाइम होता है एडिनाइल साइक्लेज या एडिनाइलेट साइक्लेज। इस एंजाइम को अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट करवाएगा। जब एंजाइम आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ये एंजाइम करेगा क्या कि ये एटीपी को यूज करते हुए साइक्लिक ईएमपी बनाएगा। यही साइक्लिक ईएमपी फिर फर्दर आपके सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा और ये साइक्लिक ईएमपी आपका सेकंड मैसेंजर सिस्टम कंसीडर किया जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि वो अल्फा सब यूनिट जिसने आपके एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगा, फिर ये होगा क्या कि इसी सब यूनिट के साथ जो जीटीपी नॉर्मली लगी हुई थी, ठीक है, इस जीटीपी में से एक फास्फेट ग्रुप जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ये दोबारा जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ये दोबारा जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, गुआनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर ये इनएक्टिव हो जाएगा और यही सब अल्फा सब यूनिट दोबारा आके अपने दोनों सब यूनिट के साथ अटैच हो जाएगा और फिर यही चीजें दोबारा से रिपीट होती रहेंगी। अब मैंने आप लोगों को जितना कुछ पढ़ाया है मैं आप इसकी एनिमेटेड वीडियो दिखा देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और ज्यादा बेहतर हो। Dependent G protein coupled receptors. Some types of transmembrane receptors are naturally coupled to an internal protein called G protein. This G protein is composed of 3 subunits: alpha, beta, and gamma subunits. The alpha subunit in its inactive state is bound to a GDP molecule. When a ligand, either an internal molecule or a drug, binds to the extracellular domain of these receptors, it activates it. As a result of this activation, GTP molecule replaces the GDP molecule bound to alpha subunit. The alpha GTP subunit dissociates from the other subunits of G protein and binds to and activates the membrane-attached adenylyl cyclase enzyme. One of the main functions of active adenylyl cyclase enzyme is to activate second messenger system through catalyzing the conversion of ATP into cyclic AMP. In turn, cyclic AMP converts the inactive protein kinase P, abbreviated as pKa, into its active form. The active pKa phosphorylates and activates large numbers of cellular enzymes that induce cascades of biological effects.
ओके, अब ये साइक्लिक एमपी फर्दर क्या करता है ये मैं आप लोगों को बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी आप लोगों ने जो अपना मेन फोकस रखना है वो आप लोगों ने रखना है जी प्रोटीन के ऊपर, कि जी प्रोटीन होती क्या है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, एक्टिवेट कैसे होती है, जो आपका सेकंड मैसेंजर सिस्टम है वो किस तरह से बनता है। अभी सिर्फ आप लोगों ने इस पर फोकस रखना है, बाद में इसकी अगली जो डिटेल है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ओके जी, तो अब आप में से मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा कि जी प्रोटीन होती क्या है, जी प्रोटीन को हम जी प्रोटीन क्यों कहते हैं, जी प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी है, जी प्रोटीन के फंक्शंस कैसे हैं, और आपका साइक्लिक ईएमपी बनता कैसे है, कौन मुझे कंपाइल करके देगा। ओके जी, तो अब आपको ये मैकेनिज्म समझाने के बाद मैं आप लोगों को कुछ जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट होता है उसके बारे में कुछ एक दो एमसीक्यूज की बातें बता दूं। एक एमसीक्यू आपने ये याद रखने कि जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट होता है जब उसके साथ गुआनिन डाइफॉस्फेट अटैच होगा तो वो इनएक्टिव रहेगा, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। दूसरा एक इंतहाई अहम एमसीक्यू वो ये कि जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट के साथ के पास जो है एक इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, उसको हम जीटी पेज कहते हैं, या जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट है इसको हम जीटी पेज भी कहते हैं। और आप लोग ये सारे जानते हैं कि किसी वर्ड के एंड में अगर एज आ जाए तो वो इंजाइम कंसीडर किया जाता है। तो इसी जीटी पेज और इसी इंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से बेसिकली ये एंड रिएक्शन के दौरान, मतलब इसके मैकेनिज्म के दौरान एंड पर जब जी डी मतलब जब गुआनिन ट्राइफॉस्फेट से एक फास्फेट जो डिटैच होता है, सेपरेट होता है, वो बेसिकली इसी वजह से होता है क्योंकि जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट के पास एक इंजाइमेटिक एक्टिविटी है, इसे हम जीटी पेज भी कहते हैं। इसी वजह से क्योंकि ये एंड पर जो है गुआनिन ट्राइफॉस्फेट से एक फास्फेट ग्रुप को रिमूव करवाता है और ये इनएक्टिव हो जाता है, और फिर ये सारी चीजें दोबारा से वैसे काम करती हैं जिस तरह से मैं आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन की। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि जी प्रोटीन क्या होती है, जी प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी है, जी प्रोटीन की टाइप्स कौन सी हैं, जी प्रोटीन किस तरीके से सेकंड मैसेंजर सिस्टम बनाता है। ठीक है, ओके, अब हम डिफरेंट सेकंड मैसेंजर सिस्टम की टाइप्स को पढ़ते हैं, उनके फंक्शंस को देखते हैं, और बाकी जो मैंने आपको जी प्रोटीन की टाइप्स बताई थी उसको डिस्कस करते हैं। ओके जी, अच्छा, अब जी प्रोटीन की जो हमारे पास जी आई टाइप थी जो कि एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट करवाती है, उसके बारे में अगर आप लोगों ने आप लोगों से पूछा जाए कि इसे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो तो इसकी एग्जाम्पल आप लोगों ने इस तरह से देनी है कि एक एंजाइम आपका एक हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। आप लोगों ने इसे एक्सप्लेन किस तरह से करना है कि एपिनेफ्रीन आके अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होगी, जब ये अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होगी तो उसी रिसेप्टर के साथ लगा होता है जी आई प्रोटीन। तो जी आई प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट होगी, वहां से अल्फा सब यूनिट जो है वो डिटैच होगा और वो डायरेक्ट जाकर एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट करा देगा। मतलब ये कि जो अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ा है ना, आपने बिल्कुल इसी तरह से उसे एक्सप्लेन कर देना है, लेकिन उसमें जो जी अल्फा का जो फंक्शन होगा वो इनहिबिटरी होगा, नॉट कि स्टिमुलेटरी। ठीक है, सिर्फ यही एक फर्क है। ओके जी, अगर ये बात आप में से किसी को नहीं भी समझ आए तो वो मुझसे लेक्चर के एंड के ऊपर मुझसे पूछ भी सकते। अब जो आपका फास्फोलाइपेज सी था, जो मैंने आपको एक बताया था कि जी प्रोटीन की एक और तीसरी जो टाइप होती है जीपीएलसी हम जिसे कहते हैं, ये जीपीएलसी क्या करेगी कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है फास्फोलाइपेज सी,
उस फास्फोलाइपेज सी एंजाइम एक्टिवेट होगा। जब वो एक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक मॉलिक्यूल पड़ा होता है फास्फेटिडाइल इनएसिटोल 4,5 बिसफास्फेट, जिसे PIP2 भी कहते हैं। फास्फोलाइपेज एंजाइम PIP2 की मदद से दो प्रोडक्ट्स बनाएगा, उसमें से एक का नाम है डाई एसाइल ग्राइसिरोल, और जिसे हम एक बनाएगा IP3 और दूसरा है डैग। डैग डाई एसाइल ग्राइसिरोल हो गया, और IP3 जो है 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। आप लोगों को ये नाम अगर याद हो सके तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो आप डायरेक्ट IP3 और डैग से ही याद कर लो, आप लोगों के लिए काफी है। अब मैं इसको ना, मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो, जिस तरह एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम ने क्या किया था, ATP को यूज करते हुए उसने साइक्लिक AMP बना। इसी तरह से फास्फोलाइपेज सी एंजाइम क्या करेगा, फास्फोलाइपेज सी एंजाइम करेगा ये कि ये फास्फेटिडाइल इन आइसोटोल 4,5 बिसफास्फेट को यूज करते हुए IP3 और डैग बनाएगा। IP3 और डैग जो हैं ये फिर एज अ सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के तौर पर काम करेंगे, और उनके फंक्शंस क्या होंगे वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि सेकेंड मैसेंजर सिस्टम्स के नाम लिखें। तो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम में एक है साइक्लिक AMP, एक है साइक्लिक GMP, एक है IP3, एक है डैग और एक है कैल्शियम। ये सारे के सारे आपके सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के मॉलिक्यूल हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP करेंगे क्या, आप लोगों से पूछा जाएगा कि सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के नाम लिखो और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो आपने नाम तो ये लिख लेने और इनके फंक्शंस क्या होंगे। साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP करेंगे क्या कि ये आपके सेल के अंदर कुछ इंजाइम होते हैं प्रोटीन काइनेजेस, तो ये प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करवाएंगे। तो जब प्रोटीन काइनेजेस आपके एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर ये सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, ये वैसे आप लोगों के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक वैसे एक छोटा सा नॉलेज है, और वो ये कि जिस एंजाइम के नाम के एंड के ऊपर काइनेज आ जाए तो उसका फंक्शन क्या होगा कि वो फास्फेट ग्रुप को ऐड करवाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को सेकंड ईयर में काम है। प्रोटीन काइनेजेस करेंगे क्या कि ये आपके डिफरेंट एंजाइम्स के अंदर फास्फेट ग्रुप को ऐड करवाएंगे, जिसकी वजह से आपका एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। खैर, ये सारी बातें आप लोग अपने एंजाइम्स के चैप्टर में भी पढ़ोगे और सेकंड ईयर के अंदर भी। ओके, IP3 का क्या फंक्शन हो। IP3 का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। और ये डैग का क्या फंक्शन होगा, डैग का फंक्शन ये होगा कि ये भी आपके प्रोटीन काइनेज टाइप C एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगा। और ये कैल्शियम का क्या काम है, कैल्शियम आपकी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जिस तरह आप लोगों ने FSC के अंदर पढ़ा था कि ये आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी। तो ये आपके डिफरेंट सेकंड मैसेंजर्स हैं और इनके फंक्शंस हैं। तो अब आप में से कौन मुझे कंपाइल करके देगा। ओके बच्चों, तो जी प्रोटीन में से आप लोगों ने सिर्फ इतना ही कवर करना है। अब आपका अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो है आपकी सेल की सिग्नलिंग। पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जो है वो टॉपिक कवर कराऊँ। ये जो है ना, हमने अभी तक हमने जी प्रोटीन को कवर कर लिया। अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने लगा हूं वो है सेल टू सेल कम्युनिकेशन या सेल टू सेल सिग्नलिंग। ठीक है, ओके। तो ये सिग्नलिंग जो है आप लोग यहां से भी पढ़ सकते हो, और ये आप अगर आपकी सत्या के अंदर लिखी हुई है या आपकी किसी और बुक के अंदर लिखी हुई है तो वो वहां से भी कवर कर सकते हो, लेकिन यहाँ नोट से कवर कर लोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। अब इसमें से मैं आप लोगों को कुछ MCQ से रिलेटेड बातें बता देता हूँ। देखें, होता ये है कि सेल जो होते हैं ना, ये आपस में कम्युनिकेशन रखते हैं। अब सेल बेचारा खुद मूव तो नहीं कर सकता, वो अपनी जगह पर फिक्स है।
अब ये सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन होती है, सेल टू सेल जो सिग्नलिंग होती है, फिर आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की तरफ से होती है। कुछ जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन आपके बनते हैं, कुछ हार्मोन्स के जरिए होती है, कुछ एंजाइम्स के जरिए होती है, और कुछ आपके और भी लिकोट्राइन्स वगैरह, आपके बाकी फर्दर इंटरल्यूकिन वगैरह, उनके मतलब डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स आपके आ जाते हैं। तो इस कम्युनिकेशन का फायदा क्या होता है? इस कम्युनिकेशन के डिफरेंट से फायदे हैं। एक फायदा ये कि सेल की मेटाबॉलिज्म में इसमें अहम किरदार होता है। दूसरा इसका फायदा ये कि सेल की ग्रोथ जो है ये आपस में कोऑर्डिनेटेड रहती है। तीसरा फंक्शन ये कि अगर कोई पैथोजन आ गया है तो उसके अगेंस्ट जो है वो डिफेंस प्रोवाइड करने में जो है हेल्प आउट होती है। तो ये मतलब डिफरेंट किस्म की इसकी अहमियत है। अब एक चीज जो आप लोगों ने एमसीक्यूज में याद रखनी, और वो ये याद रखनी है कि कभी कभार इस तरह भी होता है। वैसे तो ये है कि हर रिसेप्टर अपने स्पेसिफिक लाइगेंड के साथ अटैच होता है। एक स्पेसिफिक लाइगेंड होता है, वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच होगा और फिर जाके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होगा। कभी कभार इस तरह भी होता है कि आपका सेम लाइगेंड होता है लेकिन वो डिफरेंट रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो रहा, और फिर आपके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। आप लोगों ने एफएससी के लेवल तक क्या पढ़ा था? आप लोगों ने अपने एफएससी के लेवल तक ये पढ़ा था कि हर रिसेप्टर अपने स्पेसिफिक लाइगेंड के साथ अटैच होगा। लेकिन एमबीबीएस के अंदर इसका नॉलेज है वो थोड़ा सा जो है वो ज्यादा हो जाता है। और होता ये है कि कभी कभार इस तरह भी होता है कि आपका सेम लाइगेंड होता है, वो डिफरेंट रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो रहा होता है और फिर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपसे ये एमसीक्यू इस तरह से भी पूछा जाएगा कि जो सेल का फंक्शन है वो रिसेप्टर्स की टाइप पर डिपेंड करता है या लाइगेंड की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है या बोथ ऑफ दीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ ऑफ दीज, क्योंकि लाइगेंड के ऊपर भी वो डिपेंड करता है और टाइप ऑफ सेल रिसेप्टर के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है। तो ये बात आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है और यहां पर ये बात मेंशन भी है। ओके, ये देखें, ये बात यहां पर मेंशन भी है इस नोट्स में, ठीक है। अब सेल की सिग्नलिंग तीन तरीकों के जरिए हो सकती है। एक है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, एक है आप लोगों की पैराक्राइन सिग्नलिंग, एक है आप लोगों की ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। आई नो कि ये वर्ड आप लोगों के लिए याद करना थोड़ा मुश्किल होगा। एंडोक्राइन सिग्नलिंग की खसूसियत क्या होगी? एंडोक्राइन सिग्नलिंग की खसूसियत ये होगी कि इसमें जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट साइट से ओरिजिनेट करेगा, और जो उसका टारगेट सेल होगा वो भी डिफरेंट होगा और डिस्टेंट होगा। इस बात को मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूं। एंडोक्राइन सिग्नलिंग की खासियत क्या होगी कि इसमें जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा वो डिफरेंट जगह से बनेगा, और जो उसका टारगेट सेल होगा वो डिफरेंट होगा और दूर होगा, ठीक है। इसकी मैं आपका एग्जांपल दे देता हूं इंसुलिन की। इंसुलिन आपकी कहां बनती है? पेनक्रियाज में। और ये एक्ट कहाँ करती है? ये आपके मसल्स के ऊपर भी एक्ट कर रही होती है, ये आपके जो है बाकी लिवर के ऊपर भी एक्ट कर रही होती है। अब देखिए, बनती तो ये पेनक्रियाज में से है लेकिन डिफरेंट जगह से बन रही है। लेकिन एक्ट कहाँ कर रही है? कभी मसल्स पर एक्ट कर रही है, कभी जो है ये जो आपके लिवर के ऊपर काम कर रही है, कभी आपके जो है बाकी जो आपके सेल्स हैं वहां पर एक्ट कर रही है। तो आई होप कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर उसके बाद आपकी एक और सिग्नलिंग आ जाती है जिसे हम पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग में होगा ये कि जो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा वो डिफरेंट साइट से बनेगा, मतलब डिफरेंट जगह से बनेगा, और जो इसका टारगेट साइट होगी वो
उसकी साइट ऑफ ओरिजिन के करीब होगी। इस बात को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पैराक्राइन सिग्नलिंग में होगा क्या कि जो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा वो डिफरेंट जगह से बनेगा और जो इसका टारगेट सेल होगा वो उसके करीब पड़ा हुआ होगा। इसकी एग्जांपल मैं समझा देता हूं, फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। आपने अपनी एफएससी के अंदर न्यूरोट्रांसमिशन पढ़ी होगी। न्यूरोट्रांसमिशन में क्या होता है कि आपकी नर्व एंडिंग में से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो कि आपकी उसी सिनेप्सिस में जो आपकी दूसरी नर्व एंडिंग है, दूसरी जो आपकी न्यूरॉन स्टार्ट हो रही होती है उस जगह पर वो एक्ट करता है और फिर अपना सिग्नल जो है वो प्रोसीड करवा देता है। अब इस एग्जांपल में न्यूरोट्रांसमीटर जो है आपका वो सिनेप्सिस की जो नर्व एंडिंग है वहां से प्रोड्यूस हो रहा है और फिर जो उसके करीब पड़ी हुई नर्व है उसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है। तो आई होप के पैराक्लाइन सिग्नलिंग भी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में होता ये है कि जो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है और जो उसका टारगेट साइट जो होती है वो सेम होती है। मतलब जिस सेल से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आपका बनेगा उसी सेल के ऊपर वो एक्ट करेगा और इसको हम कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। आई नो कि आप लोगों को इसमें जो थोड़ी सी मुश्किल होगी वो ये होगी कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और टारगेट जो साइट है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को याद भी हो जाएगा और फिर आप लोग जो है इसे अपने प्रॉफ के अंदर या अपने मॉड्यूल एग्जाम्स के अंदर अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर आप में से आज का लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, आप में से अगर किसी ने कोई सवाल पूछने तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।